होंठों में ऐसी बात में दबा कर चली आई, खुल जाए वही बात तो दो हाई है दो हाई। हाय रे हाय, बात जिसमें प्यार भी जहर भी। बख्तू मस्त गाने में मगन थी जब किसी औरत ने इसका पल्लू नीचे कर दिया। सब एकदम खामोश हो गए थे। तमाम औरतों से गुजारिश है कि खाना खाकर जाइए, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, बड़े सही सबको कहकर चले गए थे। जब अम्मा सही ज़ेबो के पास आई, ज़ेबो जरी को आज रात यही रहने दे, काम थोड़ा ज्यादा है। जरी ने घूंघट के पीछे मुंह बना लिया था। रख ले बड़ी सरकार, आप ही की बेटी है। जरी का दिल कर रहा था फूट फूट कर रोए। आखिर में सब चले गए थे, बस जरी और बाकी मुलाजिम रह गए थे, जिन्हें लीड करने के लिए जरी रुकी थी और तमाम चीजें अपनी निगरानी में रखवा रही थी। कोई 12-1 बजे का वक्त था। अपना काम खत्म कर वो अम्मा सही के पास सोने जा रही थी जब जग हाथ में पकड़े दिलबंद नीचे आया। बात सुनिएगा। नींद से बोझल आंखें लिए वो इसे मुखातब कर रहा था। एक तो रात, दूसरा तन्हाई, सामने सितम घर की लापरवाही। जो जमाइया लेते फिर पुकार रहा था, अगर आपको कोई मसला ना हो तो एक जग पानी ला देंगे, प्यास लगी है, पानी नहीं है। चुपचाप आगे बढ़ी, जग हाथ में लिया, बावर्ची खाने में चल दी, कमरे में दे जाइएगा। इस बात पर जरी ने हैरत से देखा था। रात की इस पहर इस कमरे में जब दिलबंद को थोड़ा होश आया तो इसे ऐसा देखकर वो कुछ शर्मिंदा सा हो गया। मैं इधर ही खड़ा हूँ, आप ला दें। वो पानी लेने चले गई थी। जमाइया लेता इंतजार करने लगा। जब वो जग थमाती मुड़ने लगी, जब वो बोला, जरी तू है ना? इसने इस बात में सर हिला दिया। और इर्तिशा ने तुम्हें मेरी कनीज कहा था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? दुनिया में इंसान को हमेशा अपनी पहचान अच्छी लगती है। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। जिसकी जो हैसियत होती है वही जताई जाती है। इसकी बात सुनकर इसने मुस्कुराकर इसे देखा था। दुल्हन के जोड़े पर जब तक जरी का सामान न लगा हो तब तक वो सिर्फ लाल काम कपड़ा रहता है, और जब तक मज़ारे कनीसे ना हो तो कौन बड़ा सही और कौन छोटा सही। तुम हो तो मैं छोटा सही हूँ, अगर तुम ना हो तो मेरा ओहदा एक आम इंसान जैसा है। दिलबंद को तुम्हारे बगैर छोटे सही की पहचान कोई नहीं दे सकता। ये तुम्हारी हैसियत नहीं, रिश्ता है तुम्हारा और मेरा। कहता चला गया। छोटे सही कितने रिश्ते बनाएगी मुझसे। रोजीना से मोहब्बत, दोस्ती और जरी से दोस्ती और गुलामी। रोजीना को दिलबंद की पहचान बनाना चाहते हैं और जरी को छोटे सही की। कभी बनती बात बिगाड़े, कभी बिगड़ी बात बनाए, कभी भर दे झोली खाली, कभी छीन ले हाथों से जो सबसे असीस है। ये नसीबा भी क्या चीज है। असलन यार अपने कमरे में बैठा मन भर गया था इन गर्लफ्रेंड से। अब तो सिर्फ वो नजर आती थी। इसने जरी के मामू के घर के बाहर एक आदमी खड़ा कर रखा था, इसे पल पल की खबर दे रहा था कि वो कब गाँव गई। नशा, रोजीना तुम्हें छुए बगैर अस्मा यार नहीं रह सकता। आ जाओ मेरे पास, 7 पर्दों में छुपा कर सीने से लगा कर रखूंगा तुम्हें। एक गहरा सांस लेकर फिर सिगरेट में जान झोंक किया था। फूलों का बहुत शौक है ना आपको? इर्तिशा बाग में फूलों के साथ तस्वीरें बना रही थी जब शहरयार इसके मुकाबले आया। इसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। और तुम क्या चिराग के जिन हो जो कहीं भी टपक पड़ते हो? इसने आईब्रो झुका कर कहा था। आपको कैल्शियम की बहुत कमी है, आयरन की भी, कहीं भी गिर जाती हैं। वो पैर पटकती चलने लगी, जब फिर से पाइप से पैर फंसा गिरने लगी। इससे पहले वो गिरती शहरयार चीखा, पकड़ लो। वो जो गिर रही थी चीखी जी। और आखिर गिरने से पहले इसका दायां हाथ शहरयार के बाएं हाथ में था। पांव पड़ने से पीछे मोटर से पाइप उतर गया था। पानी इन पर बरसना शुरू हो गया था। तेरा मेरा साथ हो, यादों की बारात हो, यही दिल चाहे रोज तुम्ही से बात हो। दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो। झटका देकर ऊपर उठाया और संभलती खड़ी हो गई। और आखिर शहरयार ने इसके मुंह से तारीखी लफ्ज सुने, थैंक यू। वैसे एक बात पूछूं, अगर गुस्सा ना करें तो? वो जो इसकी शुक्रगुजार थी झट बोल पड़ी, जी आप इतनी चिढ़ती क्यों हैं मुझसे? चिढ़ती नहीं, बस बचपन से किसी गैर मर्द से बात करने की सूरत नहीं है। पहले जब आपने पकड़ा था तब पता नहीं था कि कैसे हैं आप, मगर अभी कुछ दिनों से पता चल गया है। बचपन से सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोचा है, वो जो अपना होगा तो वही सब कुछ होगा। वो जो मुस्कुराकर इसका इतना पुरस्कून रूप देख रहा था, पूछ बैठा, कौन है? दिलबंद, मेरा बचपन का मंगेतर। मुस्कुराती एक फूल तोड़ती चली गई। पीछे शहरयार के जिस्म से रूह भी खींच गई थी। मंगेतर? अगर इर्तिशा दिलबंद की मंगेतर है तो वो रोजीना से मुझे दिलबंद से बात करनी होगी। वह कमरे से सोफे पर बैठा था जब वो आकर चुपचाप इसके पास बैठ गया। दिलबंद, रोजीना से कितनी मोहब्बत करते हो? इसने हैरत से इसकी जानिब देखा था। कुछ हैरत हुई।
اتنا کہ اپنا آپ اس کے سامنے بھول جاتا ہوں، بس وہی رہ جاتی ہے۔ اور ارتشا؟ اس نے ڈرتے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ یہ وڈیرے محبت بھی رکھتے ہیں اور خاندان بھی۔ بچپن میں ارتشا کا رشتہ مجھ سے پکا ہوا تھا، مگر میں نے ارتشا سے کبھی محبت نہیں کی۔ میرے خاندان کی عزت کے لیے، اصولوں کے لیے مجھے اس سے نکاح۔ اب اس کی بات ادھوری تھی جب شہریار چیخا، نہیں دلبند، تو 2 لڑکیوں کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، یا تو رزینہ یا ارتشا۔ اس کا دل چیخ رہا تھا، ارتشا سے انکار کر دو دلبند پلیز۔ ارے رکو، میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر رہا۔ میں نے سوچا تھا خاندان کی عزت کے لیے اس سے نکاح کروں گا، پھر سوچا کبھی محبت نہیں کر سکا تو اس کا حق ادا نہیں کر سکا تھا، اس سے خوش نہیں رکھ سکوں گا تو باندھ کر کیوں رکھوں گا، اس لیے میں نے چچا سہی کو انکار کر دیا ہے۔ وہ بھی گئے، مگر ارتشا بچپن سے صرف مجھے سوچتی آئی ہے تو وہ تھوڑا غصہ رہتی ہے اس بات پر۔ شہریار کو جینے کا مقصد دے دیا تھا اس نے۔ اچھا فیصلہ کیا تم نے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا باہر آیا۔ الحمدللہ۔ خدا کا ذکر کرتا ہوا گیسٹ روم میں چلا گیا تھا۔ جوں تو ہنستا کھیلتا ایک مہینہ گزر گیا تھا۔ جاتے ہوئے شہریار محبت نہیں، ایک دوست ضرور لے گیا تھا۔ محبت بھی منا ہی لے گا، دلبند کو رزینہ کو ملنے کی تھی کہ نہیں جانتا تھا کہ کیا قہر گزرنے والا ہے۔ چند دنوں میں اسفند یار گھائل شیر کی طرح انتظار کر رہا تھا رزینہ اس کے پانے کا۔ چھٹیاں ختم ہوئی تو یونی میں رونق لگ گئی، تمام کی محبتیں پھر سے مل گئی۔ دلبند رزینہ کو تلاش کر رہا تھا، جب آخر وہ آئی اس کی اور سے مسٹر ٹاپر کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اپنے پیچھے سے دیکھ، وہ باغ ہو گیا تھا۔ آپ کو؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ مطلب آپ ہی نے کہا تھا نا کہ دوست کو بھی تنہائی میں یاد کرنا چاہیے، اس نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اسفند یار یونی میں آیا تو سیدھی نظر رزینہ پر گئی تھی۔ دماغ میں ایک بار پھر فطور بھر گیا تھا کہ جب دلبند پر نظر گئی تو زہر لگتا ہے مجھے، پر کوئی نہیں، بس چند دن اور۔ ذری پتر تو بھی چل، اکیلی کیسے رہے گی؟ ممانی جانے سے منا رہی تھی جو ابھی بھی یونیورسٹی سے آئی تھی۔ نہ ممانی، میرا من نہیں ہے، آپ سب جاؤ، مجھے کسی سے کیا خطرہ؟ برقع اتارتی ہوئے جانے سے انکار کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو دھیان سے رہے، ہم کل پرسوں تک آ جائیں گے۔ تیرا ماموں گھر پر ہی ہے، رات کو آ جائے گا۔ ممانی اپنی بھتیجی کی شادی پر جا رہی تھی۔ بلاول بھی ماموں جان کے کام کی وجہ سے گھر پر ہی تھا، آفس سے وہ اکثر لیٹ آتا تھا۔ دھیان سے رہنا اور کچھ بھی ضرورت پڑے تو فون کرنا، بلاول اسے تاکید کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ محبت وہ اس سے نہیں کرتا تھا، مگر عزت و فکر اس کی بہت کرتا تھا۔ وہ لوگ شام کے 6 بجے نکل گئے تھے اور گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ دلبند اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ٹوٹا بکھرا سرخ آنکھیں جو شب بیداری کی گواہ تھی، بڑی داڑھی، بکھرے بال، میلا لباس، ایسے جیسے چند راتوں سے ہوش و حواس سے محروم رہا ہو۔ شہریار دروازہ کھولا، سیدھا اس کے پاس آیا۔ دلبند کیا ہوا ہے؟ تو نے اس لہجے میں مجھے کیوں بلایا؟ اس نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، سار اکتا روتا بیٹھتا چلا گیا۔ دلبند کیا ہوا؟ کیوں میری جان نکالنی ہے؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ نیچے بیٹھتا اس کا چہرہ تھامتے پوچھ رہا تھا جو بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ گناہ ہو گیا میرے ہاتھوں سے رزینہ کے حق میں، بتاتا اور ٹوٹتا جا رہا تھا۔ شہریار تو کچھ لمحے کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کیا ہوا ہے رزینہ کو؟ اس کے گلے لگا معصوم بچے کی طرح رو رہا تھا۔ میں نے اسے داغدار کر دیا، بغیر کسی حق کے چھو لیا اسے میں نے بھی۔ اسفند یار جیسا نکلا، میں نے اسے داغدار کر دیا۔ شہریار کی سانس ساکن ہو گئی تھی، جھٹکے سے دور کیا، اس کا کندھا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیا کیا تو نے؟ تو اس سے ملنے گیا تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کب؟ 3 دن پہلے۔ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیسے میرے اندر کے جانور نے مجھے قابو پا لیا، اپنے حواس کھو بیٹھا۔ 3 دن پہلے؟ دھیان سے رہنا، کچھ بھی ضرورت پڑے مجھے فون کرنا۔ بلاول تاکید کرتا نکل گیا تھا۔ جب گھر کے باہر کھڑے ایک آدمی نے فون ملایا۔ جی سر، وہ نکل گئے ہیں، اکیلی ہے گھر پر۔ اسفند یار جو گھر کے قریبی گاڑی پارک کیے کھڑا تھا، فوراً سے فون بند کرتا نکل گیا۔ فون رکھ کر کمرے سے باہر آئی ہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ دروازے پر گئی۔ کون؟ میڈم، اجمل صاحب کے لیے خط آیا، وصول کر لیں۔ ماموں کے لیے خط کون بھیج سکتا ہے؟ کوئی ضروری کاغذات تو نہیں ہے؟ یہ سوچتی اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ پل بھر کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ اسفند یار، تم اس وقت یہاں؟ تم سے مل نہیں پایا تھا، یونی میں من کیا تو آ گیا۔ آگے بڑھتا جا رہا تھا، اسے دروازہ بند کر دیا، مگر وہ فولاد ایک جھٹکے سے دھکیلتا اندر آ گیا۔ اس کی جان نکل گئی تھی۔ اسفند یار، جاؤ یہاں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، جاؤ۔ اس نے انگلی دکھاتی چادر سنبھالتی پیچھے جاتی جا رہی تھی۔ وہ خباثت اور کمینگی سے ہنستا ہوا آگے آ رہا تھا۔ سچ میں ایسا نہ کہو، دیکھو جل رہا ہوں تمہارے بغیر، مجھے سکون دے دو۔
आगे बढ़ता जा रहा था। वो भागने लगी जब इसने पीछे से पकड़ लिया। वो आगे पैनिक कर रही थी, मचल रही थी, इसका दुपट्टा हटाने की कोशिश कर रहा था जब इसे दिलबंद की बात याद आई, जब कोई पीछे से ऐसे पकड़े तो हाथ पीछे की तरफ धकेलो। इसने पूरी ताकत लगाकर हाथ पीछे धकेले जो सीधा असफन यार के पेट में लगे। गिरफ्त थोड़ी ढीली हुई तो वो भागने लगी, मगर इसका हाथ इसकी कमीज के गले पर पड़ गया था। सफेद कंधे पर असफन यार के नाखूनों के निशान पड़ गए थे, जहाँ से नन्ही नन्ही खून की बूंदें निकल रही थी। अपने कपड़े संभालती आगे बढ़ी। इसने फिर से पकड़ लिया, कमर से पकड़े अपने साथ लगाए, इसे छूने की कोशिश कर रहा था। असफन यार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। ये ना करो, खुदा माफ नहीं करेगा। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? इतना चिल्लाया है तूने मुझे, इतना तड़पा हूँ तुम्हारी कुर्बत के लिए, ऐसे कैसे जाने दूं? तूने ही तो कहा था दिलबंद की जान बचा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। तो करो ना, बस मजामत मत करो, मुझे करीब आने दो। वैसे दूर कर रही थी मगर नहीं हो रहा था। फिर इसने पैर जमीन से इसकी टांग पर मारा, दर्द हुआ और वो चीखा और भागकर कमरे से घुस गई। दरवाजा लॉक कर लिया, अपना फोन ढूंढने लगी। क्या करूं, किसे फोन करूं, किसे बुलवाऊं? बिलावल को? वो तो बहुत दूर होगा। मामू को? वो तो खुद बूढ़े हैं, इसने कुछ कर दिया तो? छोटे सही, हाँ छोटे सही को करती हूँ। नंबर ढूंढने लगी। फोन दूसरी इंक पर उठा लिया गया था। इसके घर का पता इसे मालूम था मगर कभी गया नहीं था। वो बुक शॉप से कुछ किताबें लेने के लिए निकल रहा था। हेलो हेलो, नंबर इसके पास गया। ज़रीना की डरी आवाज इसकी जान निकाल गई थी। इधर असफन यार ठोक रहा था और वो बेड क्रॉन के पीछे छुपी थी। दरवाजा बजने की आवाज वह साफ सुन सकता था। मुझे बचा लो, असफन यार मेरे घर पर है, वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, मुझे बचा लो प्लीज। वो करीब ही था, इसकी आवाज इसे तैश में ले आई। वो भागता दौड़ता रश ड्राइविंग करता अब इसके घर पहुंचा। घर की हालत इसे साफ बता रही थी कि क्या हुआ है। वो दौड़ता कमरे तक पहुंचा जहां वैसे बेड पर गिरे इस पर झुकता जा रहा था। दिमाग घूम गया इसका, सीधा जाकर इसे गर्दन से दबोचा था। ग्रिफ से लग रहा था उंगलियां इसके अंदर ही गाड़ देगा। जरीना को देखा तो नजर खुद ब खुद झुकी थी क्योंकि इसका लिबास खींचातानी में बजा फटा हुआ था। गले पर दुबार डालता इसकी आंखें बाहर निकाल गया था। तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसे हाथ लगाने की? असफन यार भी पूरे तैश में था। सीने पर हाथ रखता हुआ इसे धकेल गया था। क्या साले, तुझे कहीं भी टपकना है? तुझे मैं निपटता हूँ, पहले तेरी हड्डियां तोड़ता हूँ ताकि तू लचारों की तरह देखे। कहता दिलबंद के मुंह पर मार गया था जिससे इसका होंठ फट गया था। गुस्सा आया, सीधा इसके पेट पर मुक्का मारा। वो इसे संभालता दूसरा इसके मुंह पर था, पीटता जा रहा था, मार मार कर अधमुआ कर दिया था इसे। वो दीवार के साथ लगी डरी सहमी रो रही थी। असफर यार की बस हो गई थी। इससे पहले वो मरता वो वहां से भाग गया था। दिलबंद तो वैशी बन गया था। इसके जाने के बाद उसने चादर उठाई, ज़रीना की गिद्द लपेट दी। खुदा का शुक्र वो ठीक थी, लिबास ही फटा था, कुछ और नहीं हुआ था। वो अभी भी पाकीज़ा थी। इसे चादर ओढ़ता नजरें फिर गया था। वो रोती बैठती चली गई। इसने मुझे छुआ, हाथ लगाए, गंदे हाथ लगाए, मैं गंदी हो गई हूँ, मैं पाक नहीं रही। एक नामहर मुझे छुआ, मैं दागदार हो गई। दिलबंद इससे रुख फेरे खड़ा था। इसकी बातें सुनता घुमा, घुटनों के बल बैठ गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो, दागदार नहीं हुई। मगर वो नहीं सुन रही थी। अम्मा अब्बा को क्या बताऊंगी, क्या हुआ, कैसे नापाक हो गई, किसी के काबिल नहीं रही मैं। वो हाथ बढ़ा के इसे छूने लगा जब वो डर कर पीछे हुई। मुझे हाथ मत लगाओ, मैं नापाक, आप भी हो जाओगे। मुझे गंदा कर गया, किसी के काबिल नहीं हूँ मैं। इसने फिर से जबरदस्ती इसका हाथ इसके चेहरे पर रख दिया। नहीं, तुम नापाक नहीं हुई, मैंने बचा लिया, आज भी तुम इतनी ही पाकीज़ा हो। इसे परस्कून करने की कोशिश कर रहा था। नहीं हूँ। इसने पीछे मेरे कपड़े फाड़े, नाखून गाड़े, मेरे बाजू को छुआ, मेरा चेहरा इतने करीब था। वो नहीं, मुझे नामहरम ने छू लिया, मैं गंदी हो गई। कोई अब मुझे मोहब्बत से भी हाथ नहीं लगाएगा। नफी में सर हिलाती पागलों की तरह बोलती जा रही थी। जब दिलबंद ने सबसे बड़ी गलती कर दी, किसी हक के बगैर इसे परस्कून करने के लिए अपना लम्स दे दिया। इसके लबों को अपने लबों से छू लिया था। इसकी उखड़ती सांसों में अपनी सांसें मलबस करने लगा। न जाने क्या सोच रहा था, इसका तो पता ही नहीं, मगर इसे सुकून जरूर मिल रहा था। वो सीने पर हाथ रख के मजाहमत करती जा रही थी मगर इसका हाथ गाल से बालों में फंस चुका था। उसे धकेल रही थी। आखिर जब मजाहमत करते हाथ रुक गए तो होश में आता वो भी अलग हो गया, उसकी बाहों में झूल गई थी। एहसास तो अब हुआ, ओ मेरे अल्लाह, क्या कर दिया, क्या गुनाह कर दिया मैंने इसमें अपनी सांसें भर दी। मैं किस हक से? रुजीना। इसे उठाया, बेड पर लटाया, हाथ पैर रगड़े मगर वो होश में नहीं आ रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक फोन बजने लगा।
बलावल का फोन था, इसने उठाना मुनासिब नहीं समझा। फिर दूसरा फोन इसके मामू का था, फोन उठाया। हाँ जरी पुत्र, आज ना कुछ ज्यादा काम आ गया था, तो मैं घर आना थोड़ा लेट आऊंगा। वो क्या ना, हेड क्लर्क हूँ ना, काम तो पड़ ही जाता है। इसने फोन बंद करके इसी नंबर पर टेक्स्ट मैसेज किया, ओके का। परेशानी में वो जरी नाम को भी नजरअंदाज कर गया था। काफी देर इसके हाथ पैर रगड़ता रहा। इसकी हालत देख इसे अस्पताल भी नहीं लेकर जा सकता था। कपड़े नासाज थे, हक कोई भी नहीं, सीधा पुलिस केस था। पानी लाया, छींटे मारे, आखिर से होश आ गया। होश संभालती उठी जब नजर सीधी दिलबंद पर पड़ी। कुछ देर पहले वाला वाकया लम्हा नजरों के सामने घूम गया। अचानक अपने होंठों को रगड़ने लगी, तेज तेज सांसें लेने लगी। पागलों की तरह वो अपने होंठों को रगड़ रही थी। वह हैरत से साकन इसका अमल देख रहा था। कैसे वो इसके लम्स को मिटाने की कोशिश कर रही थी, तेज सांसों से कैसे इसकी सांसें बाहर निकाल रही थी। रुसीना चुप, बिल्कुल चुप। किस हक से छुआ तुमने मुझे? निकले ना तुम भी असफंदियार जैसे, मेरे जिस्म के भूखे। कर ली ना चलते वक्त में भी अपनी चाह पूरी। उससे मैं न जाने क्या कुछ बोलती जा रही थी और वो आंखें पूरी खोले देख रहा था। इसका और असफंदियार का मुकाबला। फिर तो खुद सोच लिया, गलत वक्त पर गलत हरकत कर दी। तो गलती क्या की थी? इसके करीब आया था जब वो 2 कदम पीछे हो गए। गुलदान पकड़ लिया। मेरे पास मत आना, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मैंने तो एक मुहाफिज को बुलाया था, तुम तो भेड़िए निकले। तुम भी मुझे नोचना चाहते थे। वो जा बजा अपनी जिल्द को नोचने लगी थी। दिलबंद का दिल बंद हो गया था। यही हुस्न, यही मास वजह बनता है एक लड़की की तकलीफ का, इसकी बेपर्दगी का। ये मुखड़ा इसी के दिल दादा है ना सब। गालों को नोचती, होंठों को रगड़ती, बोलती जा रही थी और वो बिल्कुल साकन हो गया था। मैंने इसे दागदार कर दिया, अपनी मोहब्बत को बेपर्दा कर दिया। वो अपने आप को नोचने लगी थी। मैंने इसे छूकर गंदा कर दिया। मैंने इसे दागदार कर दिया। असफंदियार ने तो बस कपड़े फाड़े और मैं तो इसकी सांसों पर दस्तरस हासिल कर गया। तो मैंने ही दागदार कर दिया इसे वो इसी हालत में छोड़कर उल्टे कदमों वापस जाता रहा। हाल वो दिन और आज का दिन वो सो नहीं पाया था। इसकी रुदास सुनकर शहरयार सर हाथों में गिराए बैठा था। ये क्या कर दिया तूने दिलबंद? गलत वक्त में गलत हरकत कर गया। तू यही सब होना था। 3 दिन से वो भी यूं नहीं आई। इस बात पर इसने हैरत से इसकी तरफ देखा था कि क्या मतलब, गायब? यूनिवर्सिटी नहीं आई? नहीं, मैंने इसके दोस्तों से पता किया था। वो कह रही थी वो शायद यूनिवर्सिटी छोड़ गई है, नामुकम्मल। इस बात पर इसने और रोना शुरू कर दिया था। मेरी गलती, मुझे अपने आप पर काबू रखना चाहिए था।